लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही वो दरवाजे की ओर बढ़ने भी लगी। शायद उसने गलत सुना हो, लेकिन फिर भी वो खुद को दरवाजे की ओर बढ़ने से रोक नहीं पा रही थी। निखिल की भारी हंसी उसे फोन की दूसरी तरफ से सुनाई दी। धीमी आवाज में उसने फिर से अपनी बात दोहराई। मैं यहीं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ बुद्धू, दरवाजा तो खोलो। हालांकि कृतिका दरवाजे तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी उसके कदम थोड़ा लड़खड़ा गए। कुछ पल के बाद उसे ध्यान आया कि उसे दरवाजा खोलना भी है। दरवाजा खोलने पर उसे सामने निखिल खड़ा दिखाई दिया, जो कि अभी भी अपने फोन को अपने कानों में लगाए हुए था। तुरंत कृतिका ने उससे सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कृतिका सरप्राइज थी। तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई ना? फिर तुम घर क्यों नहीं गए? तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए था ना। देखो तो कितनी देर हो गई है। कृतिका को हमेशा इस बात का दुख होता था कि उससे मिलने के चक्कर में निखिल कभी भी ठीक से आराम नहीं कर पाता था। मैं खुद ड्राइव करके यहाँ नहीं आया हूँ। अनुपम मुझे यहाँ लेकर आया है। क्या आज रात मैं यहीं रुक सकता हूँ? निखिल की आवाज अभी भी काफी थकी हुई और भारी लग रही थी। रात के अंधेरे में उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा ही भारी और सॉफ्ट लग रही थी, जैसे वो उसके सामने क्यूट बनने की कोशिश कर रहा हो। वैसे तो वो हमेशा उसके सामने कम बोलकर एरोगेंट बनने की कोशिश करता था, कभी कभी बेशर्म भी। लेकिन ये पहली बार था जब वो उसके सामने क्यूट बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी क्यूट सी वो आवाज सुन कृतिका का दिल न जाने क्यों उदास हो गया, मानो उसे एहसास हो गया हो कि निखिल के साथ कुछ बुरा हुआ है। जल्दी से अंदर आओ। बाहर काफी ठंड थी, इसलिए कृतिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया। क्या कुछ हुआ है? निखिल के अंदर का बदलाव उससे छिप नहीं पाया था। निखिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने पूरी कोशिश की थी कि कृतिका को कुछ भी पता ना चले, लेकिन उसे क्या मालूम था कि कृतिका उसके मन में चल रही उथल पुथल को महसूस कर लेगी। वो सच में उसे काफी अच्छे से समझती थी। आंखों को पढ़ने की पावर उसमें जन्म से थी। लेकिन उसका प्यार ऐसी किसी खासियत के बिना भी उसके ख्यालों को समझ लेता था। निखिल को हमेशा से खुद पर भरोसा था कि अगर वो किसी से कुछ छुपाना चाहे तो उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई उसके चेहरे को पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर उसके ख्यालों को उसका चेहरा देख लोग इतनी आसानी से समझ लेते, तो वो ओबेरॉय कॉर्पोरेशन का सीईओ बनने का हकदार नहीं होता। उसके बिजनेस राइवल्स कब का उसे मूर्ख बनाकर उससे आगे बढ़ चुके होते। लेकिन अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को लाख छिपाने की कोशिश करने के बाद भी उसकी कृतिका ने समझ लिया था कि वो किसी प्रॉब्लम में है। एक प्यार भरा एहसास निखिल के दिल में कृतिका को लेकर उभर आया। वो कस के उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखने लगा। उसका दिल कृतिका को अपने अंदर समा लेने का कर रहा था। आखिर वो लड़की इतनी समझदार कैसे हो सकती है? चाहे जो भी हो जाए, वो सच में कभी भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। उसका हाथ थामे हुए अचानक से उसे साथ लेकर वो तेज कदमों से उसके कमरे में चला गया। अब वो एक पल के लिए उससे दूर नहीं रह सकता था। अंदर आते ही कृतिका ने उसके हाथ को चिंता भरी फीलिंग के साथ कोहनी से पकड़ लिया। क्या हुआ निखिल, बताओ मुझे। दरवाजा बंद करते ही निखिल के मुंह से एक सर्द भरी आह निकली। क्या उसे कृतिका को सब बताना चाहिए, जो भी उसके साथ हुआ था? कृतिका चुपचाप उसे देखती रही और शांति से उसके जवाब का इंतजार करती रही। उस पल में निखिल से कद में काफी छोटी होने के बाद भी उसकी काया अलग ही ढंग से मजबूत लग रही थी। निखिल तुरंत ही नर्म पड़ गया, कुछ इस तरह घबराया हुआ जैसे कोई अपनी बीवी से घबराता हो। आज मेरी मुलाकात अनुष्का से हुई। एक पल की लापरवाही के कारण वो सीधा मेरे कार में आ धमकी और मुझसे भीख मांगने लगी कि मैं उसे फिल्म इंडस्ट्री से बैन ना करूं। अनुष्का के गिड़गिड़ाने के तरीके के बारे में निखिल ने उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कृतिका अंदाजा लगा चुकी थी कि उसका तरीका क्या रहा होगा। अगले ही पल उसका दिमाग गुस्से से गर्म होने लगा। इससे पहले चाहे बात तब की हो जब उसने उसकी इंसल्ट की थी, या फिर तब की जब उसने उसकी इमेज को बर्बाद करने की कोशिश की थी, वो कभी भी उस पर उतना गुस्सा नहीं हुई थी जितना वो इस वक्त उससे थी। उसने अनुष्का से बदला भी सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वो लड़की समझ सके कि वो कोई नर्म दिल या डरपोक नहीं जिसे कोई भी परेशान कर सकता है। लेकिन तब ये सब उसने गुस्से के कारण नहीं किया था,
अब जब उसे ये पता चला कि अनुष्का ने निखिल को छूने की कोशिश की थी, तो वो इस ख्याल के मन में आने भर से किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह गुस्से से धधक उठी थी। उसे निखिल पर पूरा भरोसा था कि उसका मन कभी किसी दूसरी लड़की के लिए भटक नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो गुस्से से पागल हुई जा रही थी। उसे गुस्से में आग बबूला होता देख निखिल घबराहट में आगे की बातें एक्सप्लेन करने लगा। मैंने उसे खुद को छूने नहीं दिया। जैसे ही वो कार के अंदर आई, अगले ही पल मैं कार से बाहर आ गया। मेरे इशारे पर जादव और अनुपम ने उसे कार से घसीटकर बाहर निकाला। फिर मैं उसमें बैठा भी नहीं। मैंने जाधव को उसे ले जाकर अच्छे से धोने का ऑर्डर दे दिया है। अगर तुम्हें ये कम लग रहा हो तो बस एक बार कहो, मैं उस कार को कबाड़ में फेंकवा दूंगा और कोई दूसरी गाड़ी ले लूंगा। उसकी आखिरी बात सुनकर कृतिका का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं नहीं, कार को कबाड़ में फेंकने की कोई जरूरत नहीं, इतना काफी है। अपने अंगूठे के बल उचकते हुए उसने निखिल के गालों को किस किया। तुमने आज काफी अच्छा काम किया, ये उसका इनाम। मुआ। मौके का फायदा उठाकर निखिल ने कृतिका को अपनी बाहों में भर लिया। तो क्या आज रात मैं यहीं रुक सकता हूँ? हाँ हाँ, अब जल्दी से जाकर सो जाओ। कृतिका शर्माते हुए मुस्कुराकर बोली। अगर तुमने ड्रिंक किया है तो और कोई बदमाशी नहीं चलेगी, चलो सो जाओ। लेकिन फिर उसने कृतिका से कहा, मेरे लिए तुम्हारा नशा ही काफी है, ड्रिंक करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। चाहो तो स्मेल करके देख लो, मैंने नहीं पी है। कोई तो गलत आदत होनी चाहिए ना तुम में। तुम्हें डांटने या तुमसे नाराज होने का कोई मौका मिल ही नहीं पाता मुझे। कृतिका हल्की मुस्कुराहट के साथ धीमी आवाज में बोली, तुमसे बस परफ्यूम की खुशबू आ रही है। निखिल के और करीब आकर उसके नेक के पास या सीने के आसपास स्मेल करती कृतिका ने ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा करते हुए उनके बीच की दूरी कितनी कम हो गई थी। सरप्राइज होने वाली बात यह थी कि आज निखिल उसके खुद के इतने करीब आने से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। शर्माहट के कारण हुए कृतिका के लाल गालों पर नजर पड़ते ही उसने और जोर से उसे अपनी बाहों में कस लिया। मेरे परफ्यूम की छोड़ो, तुमसे कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, इसका जरा भी एहसास है तुम्हें? अच्छा ये बताओ, जब मैंने ड्रिंक किया ही नहीं है तो तुम मुझ में और क्या स्मेल कर रही हो? क्योंकि कृतिका उसे स्मेल कर रही थी तो उसके करीब आने की वजह से उसने भी खुद को उसे स्मेल करने से रोका नहीं और वो सवाल करने से भी। मैं किसी और परफ्यूम या वैसी किसी चीज को स्मेल करने की कोशिश कर रही हूँ। तुमने ही तो कहा था कि अनुष्का तुम्हारे कार के अंदर आ गई थी। निखिल कृतिका के जवाब को सुनकर हैरान रह गया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या तुम्हें कोई अलग स्मेल महसूस हुई? नहीं। निखिल ने उससे कुछ भी झूठ नहीं कहा था, लेकिन उसका उसकी कार में आना, उसके इतने करीब, ये जानकर कृतिका दिल ही दिल काफी नाखुश हो गई थी। निखिल ने अगले ही पल उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। हैरानी की बात यह थी कि इस बार कृतिका ने उसे खुद से दूर करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तो उसे और भी ज्यादा कसकर अपने गले से लगा लिया। अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो हर एंगल से निखिल को अच्छी से हक करे, जिससे कि अगर उसके बदन पर अनुष्का की हल्की सी भी स्मेल रह गई होगी तो वो उसके खुद के स्मेल के असर से गायब हो जाए। वो ख्याल आते ही कृतिका ने निखिल को चारों तरफ से घूम घूम कर हक करना शुरू कर दिया। निखिल हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत रात में उसके प्यार का उसकी बाहों में होना, जो उसे बार बार हक कर रही थी, उसके एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया था। तुरंत उसने कृतिका को अपनी गोद में लेकर हवा में इतना ऊपर उठा लिया कि उन दोनों के कद में कोई फासला न रह जाए। फिर उसने कृतिका की होठों पर एक प्यार भरा किस किया। ये एक लॉन्ग और पैशनेट किस था, जिससे कृतिका कुछ पल के लिए सांस लेने को भी तड़प उठी। तब कहीं जाकर निखिल ने उसे अपनी बाहों से आजाद किया। कृतिका की सांसें कुछ उखड़ सी गई थी। खुद को संभालने के लिए वो लगातार लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कृतिका की गहरी सांसों ने निखिल को एक्साइट कर दिया और फिर से उसे किस करने पर मजबूर कर दिया। पहले की तरह ये भी एक पैशनेट किस था। आखिरकार कृतिका की सारी एनर्जी खत्म हो गई। उसके हाथ निखिल के कंधों को थामे ना रहकर फिसल गए। वो तो अच्छा था कि निखिल ने उसे कमर से थाम रखा था, वरना वो फर्श पर जा गिरती। लगातार किए गए उस लंबे किस से इस बार निखिल की भी सांसें थोड़ी उखड़ सी गई, जिस वजह से वो खुद को संभालने के लिए गहरी लंबी सांसें ले रहा था।
उसके किस की वजह से कृतिका के होठों में हल्की सी सूजन आ गई थी। हल्के गीले हो चुके उसके होठ किसी फूल पर पड़ती सुबह के सूरज की पहली किरण की तरह चमक रहे थे। पता नहीं उस वक्त कृतिका को क्या हुआ, शायद ये नाराजगी थी या शायद प्यार, पर उसने झट से निखिल के होठों पर जोर से एक लव बाइट किया। उस पर गड़ी निखिल की नजरें उसके ऐसा करने पर काली पड़ गई। फिर उसमें एक चमक सी उभरी। रुक जाओ, रुक भी जाओ। निखिल को मन ही मन ख्याल आया कि अनुराधा आंटी बगल वाले कमरे में ही है। वो यूं ही उनके घर आकर उनकी बेटी से इंटीमेट तो नहीं हो सकता ना। लेकिन इतना कुछ सोचने के बाद भी वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और कृतिका को बेदर्दी से चूमने लगा। वो तब तक उसे चूमता रहा जब तक कि वो मदहोश होकर उसकी बाहों में झूलता गई। फिर वो उसे अपने गोदी में उठाकर उसके बेड पर ले आया। पता नहीं उसके बेड पर लेटाने के बाद उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए उसे कौन सा सुकून मिल रहा था। फिर वो कभी कृतिका की गर्दन को तो कभी उसके कानों के किनारों को किस करने लगा। कुछ पल बीत जाने के बाद कृतिका ने खुद पर काबू पाया। फिर निखिल को खुद से दूर धकेलकर वो बेड पर बैठ गई। मैं तुम्हारे लिए ट्राउजर निकाल देती हूँ, कहकर वो बेड से उतरी और अलमारी से निखिल के लिए ट्राउजर्स निकालने लगी। आखिरी बार कृतिका के यहाँ रुकने पर उसे अपनी पैंट पहनकर ही सोना पड़ा था। फिर अगले दिन कृतिका उसके लिए 2 पजामे ले आई। हालांकि इस वक्त कृतिका की पीठ निखिल की तरफ थी, लेकिन फिर भी वो श्योर था कि कृतिका बुरी तरह से शर्माई हुई है। इसी वजह से वो उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और खुद को बिजी दिखाकर अपनी शर्माहट को उसकी नजरों में आने से छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त निखिल की आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार उमड़ रहा था। वो बिस्तर से उठा और बिना कुछ कहे अलमारी के पास आकर उसने कृतिका को पीछे से हक कर लिया। ये अचानक से हुआ था, जिस वजह से कृतिका सरप्राइज रह गई। निखिल बस उसे पीछे से हक करना चाह रहा था, लेकिन फिर उसके मन में एक शरारती ख्याल आया। कृतिका को हक करने के साथ साथ उसके पेट पर उसने एक हल्के से चिकोटे काट लिए। ये सब अचानक से हुआ था, इसलिए कृतिका के मुंह से एक सिसक भरी आवाज बाहर निकल आई। ये बदमाश ना। वो गुस्सा होने के साथ साथ शर्मा भी गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट अचानक से उसके पूरे बदन में समा गया हो। उसने पलटकर जोर से निखिल को धक्का दिया, जिससे वो शैतान सीधे उसके बिस्तर पर जा गिरा। उसकी तरफ देखे बिना ही कृतिका ने वो ट्राउजर उसके ऊपर फेंक दिया। बदमाशी बहुत हुई, चलो अब सो जाओ, कृतिका ने जल्दी जल्दी में कहा और कमरे से निकल गई। निखिल उसे वहीं अपने पास रोकना चाहता था, लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से रोक दिया। वो ये नहीं चाहता था कि बार बार उसके करीब आने से कहीं कृतिका ये ना सोचने लगे कि उसके अंदर बस उसे पाने की भूख है। इधर कृतिका चुपचाप अनुराधा के कमरे में आ गई। अभी वो उनके बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसे नींद से भरी उनकी आवाज सुनाई दी। क्या आज निखिल यहीं रुकने वाला है? हाँ माँ। उनके सवाल को सुनने के बाद कृतिका ने जवाब दिया, साथ ही उसने उन्हें अनुष्का वाली घटना के बारे में भी सब कुछ बता दिया। वो काफी गिल्टी फील कर रहा था, इसी वजह से वो मेरे पास चला आया। जब अनुराधा को पूरी बात पता चली तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने निखिल को बुली किया था और इससे हुए स्ट्रेस की वजह से वो कृतिका के पास अपनी स्ट्रेस दूर करने के लिए चला आया था। उनके चेहरे की मुस्कुराहट जाती रही। निखिल सच में एक आइडियल लड़का है। वो दोबारा से उस कार तक में नहीं बैठा। कितना प्यार करता है वो कृतिका से। कुछ देर के बाद अनुराधा वापस से सो गई, जबकि कृतिका करवट लेकर पूरी रात निखिल के बारे में सोचती रही। सोना तो दूर की बात थी। अगले दिन सुबह अच्छे से धुल चुकी निखिल की कार को जाधव ड्राइव करके कृतिका के अपार्टमेंट ले आया। निखिल के साथ नाश्ता करने के बाद कृतिका और वो दोनों साथ में ही ऑफिस के लिए निकल पड़े। जब कृतिका कार में बैठी तो उसे पूरी कार से एक अलग ही महक आ रही थी। वो कुछ कह नहीं पाई। जाधव ने सच में कार को काफी अच्छे से धुलवाया था। उसे समझ में नहीं आया कि वो जाधव से क्या कहे, लेकिन निखिल उसके काम से काफी खुश था। तुरंत उसने उसकी तारीफ की। तुमने काफी अच्छा काम किया है। अपने बॉस के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनने के बाद जाधव की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। पीआर डिपार्टमेंट पहुंचने के बाद कृतिका ने 8 स्किन एंटरटेनमेंट और कुछ दूसरी मीडिया कंपनी से कांटेक्ट किया। उसने तय किया था कि वह अनुष्का को और टारगेट नहीं करेगी, लेकिन उस लड़की का निखिल को सीड्यूस करने की कोशिश करना वो जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
निखिल से जुड़ी कोई भी बात कृतिका के लिए रात कई बात गई जैसी नहीं हो सकती थी। वो अनुष्का के लिए कल रात पैदा हुए गुस्से को अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसके प्यार को सड्यूस करने की कोशिश करने वाली लड़की को वो ऐसे ही माफ नहीं करने वाली थी। इस बार जब एट स्किन एंटरटेनमेंट के मीडिया पर्सन ने कृतिका के कॉल को देखा तो वो तुरंत अटेंटिव हो गया। हर कोई कृतिका की एबिलिटी से वाकिफ हो चुका था। जब से पलविंदर ने कृतिका के साथ काम करना चालू किया था तब से उसका करियर ग्राफ भी तेजी से ऊपर उठ रहा था। वो जिस कंपनी के लिए काम करता था वो भी टीआरपी रेटिंग्स में काफी आगे निकल गई थी। उसकी वजह से उन्हें काफी फायदा हो रहा था। कृतिका उन्हें खबर देने के लिए उनसे किसी भी तरह के पैसे की भी डिमांड नहीं कर रही थी। इसलिए वो निश्चित है उसके साथ मिलकर लंबे समय तक के लिए काम करने को तैयार थे। मिस कृतिका, क्या आपके पास हमारे लिए कोई नई खबर है? हाँ, लेकिन ये खबर अनुष्का से ही जुड़ी हुई है। क्या आप इसे पब्लिश करना पसंद करेंगे? कृतिका ने सवाल किया। एक्चुअल में अनुष्का के पास्ट के साथ साथ उसके प्रेजेंट में भी उससे जुड़े कई ऐसे राज थे जिन्हें दुनिया के सामने लाया जा सकता था। बस कुछ वक्त पहले तक कृतिका वो सब मीडिया में नहीं लाना चाहती थी। उसने उससे जुड़ी बातों के बस एक छोटे से हिस्से को ही मीडिया वालों को सौंपा था, जिसका असर इतना जोरदार हुआ कि उसने आगे उसे और हर्ट ना करने का मन बना लिया था। हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर इसे पब्लिश करेंगे। अभी तो ये मुद्दा काफी गर्म है। इससे जितना हो सके हम उतना मुनाफा कमाना चाहेंगे। एट स्किन एंटरटेनमेंट के मीडिया पर्सन ने जवाब दिया। पिछली बार उससे कांटेक्ट करने पर कृतिका ने उन्हें कहा था कि इस न्यूज को बस एक दिन के लिए फॉलो करने लायक मटेरियल ही उसके पास है और एक दिन से ज्यादा वो उसे किसी भी न्यूज चैनल या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखना नहीं चाहती थी। लेकिन आज उसका मन कैसे बदल गया, उसे लेकर उस मीडिया पर्सन ने उससे कोई सवाल नहीं किया। कृतिका ने तुरंत ही उसे अनुष्का से जुड़ी कुछ और खबरें भेज दी। कल जिस कॉमेडी मूवी के प्रमोशनल हेड ने कृतिका से बात की थी वो इस वक्त अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए अपनी कमर कस रहा था। वो और उसकी टीम जोर शोर से अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए तैयार थे। अपनी फिल्म के लिए कई जाने माने लोगों से उसने अच्छे रिव्यू दिलवाए और बदले में उन्हें अच्छे रिव्यू के लिए तय की गई रकम उनके अकाउंट में भिजवा दी, जिस वजह से उनकी मूवी ऑनलाइन ट्रेंड करने के लिस्ट में टॉप पर आ गई। फाइनली अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी मूवी के कलेक्शन में कुछ उछाल आएगा। लेकिन तभी उन्हें फिर से अनुष्का से जुड़ी न्यूज ऑनलाइन मीडिया अकाउंट्स पर दिखाई दी। ये काम कृतिका का ही हो सकता है। ये बात वो प्रमोशनल हेड इसलिए समझ गया क्योंकि जिन अकाउंट से अनुष्का से जुड़ी खबर फिर से मीडिया में आई थी उन्हीं अकाउंट्स ने पिछले दिन भी अनुष्का को एक एक करके टारगेट किया था। ये बात इस न्यूज को पढ़ने वाले इंटरनेट यूजर्स भी समझ रहे थे। मुद्दे की बात यह थी कि कल कृतिका से बात होने पर उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो अब अनुष्का को और टारगेट नहीं करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे ये बात हैरान कर रही थी कि कृतिका की अनुष्का को टारगेट करने से मीडिया में सिर्फ अनुष्का को ट्रेंड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ ट्रेंड तो कृतिका की मूवी कर रही थी। वो प्रमोशनल हेड अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो दिल से जी भर के रोना चाहता था। फाइट क्वीन मूवी के ट्रेंड करने का कारण अनुष्का से जुड़े हर एक पोस्ट में कृतिका के कहने पर सोशल मीडिया अकाउंट्स का हैशटैग सपोर्ट फाइट क्वीन ऐड करना था। ये काफी सिंपल और डायरेक्ट वे में किया गया प्रमोशन था, जिसके लिए कोई भी इंटरनेट यूजर कृतिका से नाराज नहीं था। क्या तरीका है यार! ये जानते हुए भी कि ये सब कृतिका कर रही है मैं उससे नफरत नहीं कर पा रहा। हर दिन कुछ नया। मैं तो फाइट क्वीन देखने जरूर जाऊंगा। हा हा हा, मैं तो टिकट भी ले आई, शाम की शो अपने फ्रेंड्स के साथ देखने जाऊंगी। प्रेम और अनुष्का के फैंस कृतिका से इतने डरे हुए थे कि वो उसे किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी कहने से बच रहे थे। अगर वो कृतिका को खरी खोटी सुनाने से पीछे हट गए थे तो अब और कौन बचा था उसे कुछ भी कहने वाला। उस कॉमेडी फिल्म का पब्लिसिटी हेड अभी भी अपना सिर पकड़े हुए था। जिस तरह से हैशटैग सपोर्ट फाइट क्वीन को कृतिका ने अपने हर पोस्ट में यूज किया और करवाया था, उससे तो फिल्म को ट्रेंड करना ही था। आखिर उसने इस तरह के तरीके के बारे में क्यों नहीं सोचा? उसने तुरंत फिर से कृतिका को कॉल किया। मिस कृतिका, कल तो आपने कहा था कि आप अनुष्का के मैटर को और एक्सपोज नहीं करेंगी। मैंने आपकी बात पर भरोसा कर अपनी मूवी के लिए अच्छे फेक रिव्यूज तक खरीद लिए ताकि मेरी फिल्म की तरफ लोगों का ध्यान जाए और उसके कलेक्शन में कुछ सुधार आ सके।
लेकिन आप तो अपनी बात से मुकर ही गई। कृतिका फोन पर से भी उस आदमी के दर्द को समझ सकती थी। तुरंत उसने उससे माफी मांगते हुए कहा, मैंने आपसे सच कहा था, झूठ बोलकर आपको किसी तरह से फंसाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वो पब्लिसिटी हेड गुस्से से कांप रहा था। अच्छा, क्या सच में? सोशल मीडिया को देखिए, हर मीडिया अकाउंट सिर्फ और सिर्फ अनुष्का की खबरों से हैशटैग सपोर्ट फाइट क्वीन से भरा पड़ा है। उसके गुस्से से भरी आवाज के कारण कृतिका को भी उस पर गुस्सा आ गया। वो लगभग चीखते हुए बोली, आप माने या ना माने, लेकिन कल अनुष्का ने मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करने की कोशिश की, जिस वजह से गुस्सा होकर मैंने फिर से उसे टारगेट किया। साथ ही मौके का फायदा उठाकर मैंने अपनी फिल्म की थोड़ी सी प्रमोशन भी कर दी। वो प्रमोशनल हेड हक्का मक्का रह गया। जो कृतिका ने किया था, क्या उसे थोड़ी सी प्रमोशन कहते हैं? वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, जैसी कोई भी बात उस वक्त उस आदमी को समझ में ही नहीं आ रही थी। फाइनली गुस्से से उसने अपना फोन पटक कर तोड़ दिया। वो अनुष्का को दिल ही दिल पूरी तरह से गालियां दे रहा था। इतने सारे स्कैंडल्स में फंसी होने के बाद भी क्या जरूरत थी उसे कृतिका के बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करने की। ऐसे में कृतिका का उस लड़की से गुस्सा होकर उसे टारगेट करना तो लॉजिकल था। उस प्रमोशनल हेड को मालूम नहीं था कि कृतिका का बॉयफ्रेंड एक्चुअल में कौन है, लेकिन फिर भी वो मन ही मन यही सोच रहा था कि कृतिका से बदला लेने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करने जैसी गिरी हुई हरकत अनुष्का ने कैसे की। वो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था, लेकिन कृतिका पर नहीं बल्कि अनुष्का पर। इतना कुछ हो जाने के बाद भी कृतिका को उकसाना, वो लड़की पागल है क्या? तो अब हमें क्या करना चाहिए? उस प्रमोशनल हेड के एक कलीग ने उससे सवाल किया। वही मैं भी सोच रहा हूँ, गुस्से से अपने कलीग को घूरते हुए उसने रिप्लाई किया। कुछ देर तक सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। क्यों ना हम भी अनुष्का से जुड़ी खबरों को रीपोस्ट करें। उससे जुड़ी जो भी खबरें मीडिया में आई हैं उन्हें कलेक्ट करो, उनमें थोड़ा मिर्च मसाला लगाओ और फिर उन्हें रीपोस्ट करो। ध्यान रहे कि पोस्ट के एंड में हैशटैग सपोर्ट आवर फिल्म जरूर लिखा होना चाहिए, ना कि हैशटैग सपोर्ट फाइट क्वीन। वो आइडिया बुरा नहीं था। जल्दी ही वो सब मिलकर इसी काम में लग गए और अनुष्का से जुड़ी खबरों को थोड़ा तड़का लगाकर रीपोस्ट करने लगे। इस सब की वजह से अनुष्का बेचारी और भी ज्यादा नेगेटिव वे में ट्रेंड करने लगी। जब अनुष्का ने अपना ट्विटर अकाउंट ओपन किया तो खुद से जुड़ी न्यूज को देखकर वो घबराहट से कांपने लगी। वो हमेशा से बहुत पॉपुलर होना चाहती थी, लेकिन इस तरह से तो नहीं। उस कॉमेडी मूवी की पब्लिसिटी टीम के आइडिया को कॉपी करते हुए फाइट क्वीन मूवी के साथ रिलीज हुई बाकी की पांचों मूवीज की प्रमोशनल टीम ने भी अनुष्का से जुड़ी बुरी खबरों को पोस्ट कर अपनी अपनी फिल्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। हर कोई बस अनुष्का से जुड़ी बुरी बातें एक्स्ट्रा डिटेल के साथ नमक मिर्च लगाकर रिपोस्ट कर रहा था। उस बेचारी का नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने की लिस्ट में सबसे टॉप पर था। इंटरनेट यूजर्स समझ गए थे कि भले ही अनुष्का इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, लेकिन उसका करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। फाइट क्वीन मूवी अगले माह के आखिरी दिन तक थिएटर में टिकी रही। अगले माह का आखिरी दिन यानी पूरी साल का आखिरी दिन। फिल्म का फाइनल कलेक्शन 252 करोड़ रहा, जिसने दिवाकर की डायरेक्शन में बनी पिछली सभी फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया था। साथ ही फिल्म ने साल की टॉप 5 सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। जब कृतिका ने दिवाकर को कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया था, तो दिवाकर ने उसकी खिंचाई करते हुए कहा, कृतिका, अब तुम भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुके एक्टर और एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई हो। ओबेरॉय कॉर्पोरेशन से पीआर डिपार्टमेंट के उसके कलीग्स ने भी कृतिका को कंग्रेचुलेट किया। साथ ही अदर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने भी उसे उसकी फिल्म की सक्सेस के लिए बधाई दी। उस दिन का काम पूरा होने के बाद निखिल उसे उसके घर ड्रॉप करने के लिए आया। उसके अपार्टमेंट के नीचे कार के रुकने के बाद निखिल ने कृतिका से कहा, दादाजी और दादी जी ने तुम्हें ओल्ड ओबेरॉय मेंशन आने के लिए इनवाइट किया है। अगर तुम फ्री हो तो वो 3 जनवरी को तुमसे मिलना चाहते हैं। कृतिका जरा भी नहीं घबराई, ना ही वो नर्वस हुई। उसने काफी कॉन्फिडेंस के साथ उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही निखिल की दादी माँ और उसकी माँ से कुछ एक बार मिल भी चुकी थी, इसलिए ओबेरॉय परिवार का सामना करने का डर उसके मन से गायब हो चुका था। निखिल ने हल्का झुककर कृतिका के माथे को चूम लिया। चलो फिर न्यू ईयर में मिलते हैं। हाँ,
कार से उतरकर कृतिका ने पहले निखिल को सी ऑफ किया, उसके बाद वो अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने फ्लैट में आई तो उसने देखा कि अनुराधा न्यू ईयर के दिन बनाए जाने वाले कुछ डिशेस की तैयारी कर रही थी। हालांकि इस न्यू ईयर पर घर में सिर्फ वो दोनों ही रहने वाले थे, लेकिन फिर भी कृतिका जरा भी लोनली फील नहीं कर रही थी। ना उसे ठंड का कोई एहसास हो रहा था, बल्कि उसे तो ठंड में एक बड़ी फैमिली के एक साथ एक जगह पर मौजूद रहने पे कमरे में पैदा हुई गर्माहट वाली फीलिंग आ रही थी। माँ, आज रात आप कौन सी डिश बना रही हैं? बिना कपड़े बदले वो सबसे पहले किचन में अनुराधा के पास आ गई। पुलाव, चिकन कढ़ाई और मशरूम पनीर। अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, मशरूम पनीर और चिकन कढ़ाई बन चुकी है, बस पुलाव बनना बाकी है। तो क्या मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करूं? कृतिका के हाथ प्लेट उठाकर उन बर्तनों की ओर बढ़ रहे थे जिनमें मशरूम पनीर के डिश और चिकन कढ़ाई रखी हुई थी। लेकिन कुछ भी ले पाने से पहले ही अनुराधा ने उसके हाथ से प्लेट खींच ली। पहले हाथ धो लो बच्ची, बिना हाथ धोए खाना खाना अच्छी बात नहीं। वो हल्की सी डांटते हुए उसे बोली, तुम्हारी मूवी की फाइनल कलेक्शन की न्यूज़ मैंने भी सुनी है, तो अभी जो बन रहा है वो तो बस शुरुआत है। हम जल्दी ही तुम्हारी फिल्म की सक्सेस के लिए सेलिब्रेट करेंगे। बीते माह में निखिल ने नेशनल ड्रामा एकेडमी में कृतिका का एडमिशन भी करवा दिया था। उसके कारण एडमिशन के लिए कृतिका को कोई एंट्रेंस टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने बैच को सेकेंड सेमेस्टर से ज्वाइन करने वाली थी। शायद वो बाकी के अपने क्लासमेट से उम्र में थोड़ी बड़ी भी हो, जिस वजह से वहां एडजस्ट करने में उसे थोड़ी तो प्रॉब्लम आने ही वाली थी। शायद उसके बैचमेट्स उससे दोस्तों की तरह बर्ताव नहीं करेंगे। ये चिंता अनुराधा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। व्हाइट क्वीन ने थिएटर में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। उसका कलेक्शन भी दमदार था। तो चाहे उसके बैचमेट्स उसके बारे में कुछ भी क्यों न सोचे, किसी फिल्म में काम कर चुके होने का कॉन्फिडेंस कृतिका को उनके सामने सुपीरियर बना देता। वो अब कोई न्यूकमर नहीं रहने वाली थी। उसकी फिल्म के परफॉर्मेंस ने एक्टिंग स्कूल में मिले उसके एडमिशन को जायज बना दिया था। ये देख के कृतिका ने अभी तक अपने कपड़े भी नहीं बदले हैं। अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, चलो जल्दी से जाओ और हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े बदल लो। पुलाव भी बन ही चुका है, मैं खाना निकालती हूँ। कृतिका तुरंत हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में भागी। वापस किचन में आने के बाद उसने कहा, माँ, क्या मैं कॉफी बनाऊं? खाना खाने से पहले क्यों ना हम कॉफी पिए? हाँ हाँ जरूर। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। मुश्किलों से भरे उनके दिन अब बीत चुके थे, जिस वजह से अनुराधा के चेहरे पर अब सच्ची खुशियां झलकती थी। उनकी हेल्थ में हुई सुधार का कारण दवा से ज्यादा ये खुशियां ही तो थी। पास्ट में वो कृतिका के लिए काफी परेशान रहती थी, तब उनके पास पैसों की भी काफी कमी थी। इन मुश्किलों के कारण उनकी हेल्थ हर गुजरते दिन के साथ पहले से ज्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन अब वो शांति से बिना किसी स्ट्रेस के अपनी जिंदगी जी रही थी, जिससे उनकी हेल्थ में काफी तेजी से सुधार हुआ था। कॉफी तैयार होते ही दोनों माँ बेटी कॉफी मग हाथ में लिए हॉल में आ गए। अनुराधा ने तुरंत टीवी ऑन किया, जिस पर न्यू ईयर ईव को लेकर कुछ प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे थे। दोनों माँ बेटी साथ में बातें करते हुए टीवी पर चल रहे प्रोग्राम्स को देखने लगे। कृतिका और अनुराधा यूं ही आराम से बातें करते हुए कॉफी पीती रहीं। कॉफी खत्म होने के कुछ वक्त बाद दोनों ने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद दोनों आराम से टीवी पर आ रहे न्यू ईयर ईव के प्रोग्राम को देखने लगी। उनका इरादा देर रात तक जागने का था। दूसरी तरफ राठौर भवन का माहौल अनुराधा के घर के माहौल की तरह शांत और खुशनुमा नहीं था। हाल फिलहाल में वीरेंद्र का बिजनेस अच्छे तौर से नहीं गुजर रहा था। शायद उसके लिए ये साल अच्छा नहीं था, क्योंकि कई बिजनेस डील्स फाइनल होने के लास्ट मोमेंट पर उसके हाथों से निकल गए थे। साथ ही जो बिजनेस डील वो पहले ही सेटल कर चुका था और जिनके लिए वो काफी वक्त से काम करता आ रहा था, उन्होंने भी इस बार किसी और पार्टी से डील कर ली। वो अपनी बर्बाद होती कंपनी को लेकर काफी बेचैन और परेशान था। उसकी कंपनी के सक्सेसफुली एस्टेब्लिश होने और लगातार सक्सेस पाने का सबसे बड़ा कारण अनुराधा थी। अनुराधा को डिवोर्स देने से पहले ही उसकी कंपनी सही ट्रैक पर आ चुकी थी। यानी कि भले ही वीरेंद्र अपनी कंपनी के सक्सेस को और इम्प्रूव नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उससे कोई बड़ी गलती नहीं होती तो कंपनी को मिले सफलता को संभालती रहना उसके लिए कोई मुश्किल भरा काम भी नहीं था। क्योंकि अनुराधा ने जो एस्टेब्लिशमेंट उसकी कंपनी को दी थी वो काफी मजबूत थी।
लेकिन वीरेंद्र को गलतफहमी थी कि ये सब अकेले उसका किया हुआ है। पर हाल फिलहाल में कंपनी को एक के बाद एक हुए ढेर सारे नुकसानों ने उसकी इस गलतफहमी को तोड़ दिया था। उसकी कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। साथ ही सौमिता एक ऐसी औरत थी जिसे सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च करना आता था। पैसे बचाए कैसे जाते हैं इसका उस औरत को कोई अंदाजा ही नहीं था। और तो और उसे वीरेंद्र की कंपनी को हुए नुकसान की जरा भी परवाह नहीं थी। वीरेंद्र चाहकर भी सौमिता से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि सौमिता उसकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती थी। इन कुछ दिनों से वो हमेशा अपनी पहली बीवी अनुराधा को बहुत मिस कर रहा था, जो कि काफी समझदार थी। अपने अतीत को याद करने पर वो हमेशा अनुराधा की ही तरह सौमिता से सलाह लेने के बारे में सोचता था। लेकिन जब उसे होश आता था तो सौमिता के कंफ्यूज से चेहरे को देख वो हेल्पलेस फील करते हुए निराश हो जाता था। कंपनी को हो रहे लॉस के बारे में सौमिता को कुछ भी बताने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से वो अंदर ही अंदर काफी स्ट्रेस्ड फील करता था। जबकि सौमिता बार बार उसे सोनाली के करियर को ठीक करने के लिए कोई न कोई नया तरीका ढूंढने को कहती रहती थी। आखिर में किसी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ना कर पाने के कारण और सौमिता के बार बार उसे प्रेशराइज्ड करने के कारण वो काफी चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। ऑफिस में काम को पूरा कर लेने के बाद भी वो घर ना आने के बहाने ढूंढते रहता था और कई बार घर नहीं आता था। क्योंकि आज न्यू ईयर ईव थी, इस वजह से उसे घर आना पड़ा। लेकिन आज के दिन भी सौमिता ने अपनी शिकायतें बंद नहीं की। कृतिका के साथ हर दिन कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है। आज उसकी फिल्म फाइट क्वीन थिएटर से हट गई, लेकिन इस दौरान फिल्म ने 252 करोड़ की कमाई भी कर ली। अब वो हमेशा इस बात को लेकर शो ऑफ करेगी कि उसकी फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। एक तरफ उसके लिए सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, फिर उसने वीरेंद्र का इनडायरेक्टली मजाक उड़ाया। और दूसरी तरफ सोनाली को देखो, उसके पास तो काम करने के लिए कोई फिल्म ही नहीं है। इन कुछ दिनों में वो अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान रही थी, जिस वजह से उसका मूड कभी अच्छा रहता ही नहीं था। अब तो उसके चेहरे पर उसकी बढ़ती उम्र तक साफ साफ झलकने लगी थी। वो इस कदर परेशान रहने लगी थी कि वीरेंद्र के लिए उसे अपने मेकअप करने का ख्याल भी नहीं रहता था। इस वजह से उसके चेहरे की झुर्रियां, जिन्हें वो अपने मेकअप से छुपाए रखती थी, वो भी वीरेंद्र को साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बातों से चिढ़कर गुस्से में वीरेंद्र ने जोर से खाने की टेबल पर अपना हाथ दे मारा, जिससे सौमिता और सोनाली दोनों ही बुरी तरह डर गई। आज साल का आखिरी दिन है, कम से कम आज के दिन तो शिकायतें करना बंद करो। सौमिता का झुर्रियों से भरा पीला चेहरा देख वीरेंद्र को उससे और भी ज्यादा चिढ़न होने लगी। एकदम से हैरान हुई सौमिता पल भर में रोने लगी। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या अब मैं कृतिका के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ? अब वो तुम्हारे लिए खास हो गई है और मैं और सोनाली कूड़े का ढेर। अब हम दोनों ही उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? तुम्हें लगता है मुझे मालूम नहीं कि आखिरी बार तुम किस तरह से अनुराधा को देख रहे थे? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ एक बार फिर से तुम्हारे लिए अच्छी हो गई है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। परेशान होकर वीरेंद्र सौमिता पर चीखते हुए खाने की टेबल से उठ गया और अपना कोट लेकर वहां से बाहर जाने लगा। जब सौमिता ने उसे घर से बाहर जाते देखा तो वो फूट फूट कर रोते हुए उसके पीछे भागी। दरवाजे पर पहुंचकर वो चीखते हुए बोले, वीरेंद्र, क्या तुम मुझसे ऊब गए हो और अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते? तुम्हें फिर से अपनी एक्स वाइफ के साथ रहना है? क्यों? मैं और मेरी बेटी अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं ना? तुम्हें यही लगता है ना कि हम जो करते हैं बस गलत करते हैं? चुप भी हो जाओ, हम दरवाजे पर हैं, कुछ तो शर्म करो। वीरेंद्र तुरंत पलटकर सौमिता का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में बोला। साल की आखिरी रात होने की वजह से लोग खुशियां मनाते हुए अपने अपने घरों के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। इस शोर शराबे में भी सौमिता की आवाज उन सभी से छिप नहीं पाई। हर कोई पलटकर उन्हें देखने लगा, जिससे वीरेंद्र काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। बेदर्दी से सौमिता के हाथ को पकड़ वो उसे खींचते हुए घर के अंदर ले जाने लगा। इस दौरान सौमिता किसी झगड़ालू औरत की तरह जोर से चीखते चिल्लाने लगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यही बाहर रहकर लोगों को चीख चीख कर बताऊंगी कि कैसे वो बेशर्म अनुराधा किसी और के पति को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। गुस्से से कांपता वीरेंद्र घर के नौकर नौकरानियों पर जोर से चिल्लाया, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो तुम सब?
जल्दी से इसे अंदर लेकर जाओ। वो सब तुरंत हरकत में आए और सौमिता को खींचकर अंदर ले जाने लगे। देखने में ये सब काफी घिनौना लग रहा था और खुद वीरेंद्र भी सौमिता के इस झगड़ालू रूप को देखना नहीं चाहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बीते कुछ दिनों से ये सौमिता कितनी झगड़ालू हो गई थी। पहले वो कितनी शांत और प्यारी हुआ करती थी। उस अस्त व्यस्त माहौल में वीरेंद्र और नहीं रह सकता था। उसे वहां से जाता देख सौमिता किसी पागल औरत की तरह जोरों से चिल्लाने लगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत की तो देख लेना, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे और तुम्हारी एक्स वाइफ के घटिया राज के बारे में बता दूंगी। उसकी बात सुन वीरेंद्र इस कदर गुस्से से उबल पड़ा कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। कैसा घटिया राज? यही कि तुम इस वक्त उस घटिया औरत से मिलने के लिए जा रहे हो, सौमिता ने चिल्लाते हुए कहा। मतलब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अनुराधा से मिलने जा रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। वीरेंद्र फिर से अपने घर के नौकरों पर चिल्लाया। संभालो इसे और ध्यान रहे कि किसी भी तरह का तमाशा करने के लिए ये घर से बाहर ना निकले। इतना कहने के बाद वो लंबे टक भरता हुआ वहां से चला गया। पीछे अकेले रह गई सौमिता अब भी चीख रही थी। मैं जानती हूँ ये अनुराधा के ही पास जा रहा है। मैं जानती हूँ ये बदल गया है। इधर वीरेंद्र काफी तेजी से अपनी कार चला रहा था। उसे मालूम नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। बस वो सड़क पर अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से भगाए जा रहा था। क्योंकि आज न्यू ईयर ईव थी, इस वजह से उसका पसंदीदा क्लब हाउस भी बंद था, जहां वक्त बिताना उसे अच्छा लगता था। उस पर उसका दिमाग सौमिता के बेकार के इल्जामों में उलझा हुआ था। एक पल के लिए वीरेंद्र का दिल मचल उठा। हालांकि उसने पहले इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन इस वक्त वो सच में अनुराधा को देखना चाहता था। वो तुरंत अनुराधा से मिलने चला गया। वहां उसने अपनी कार अनुराधा के अपार्टमेंट के करीब लगा दी। अभी वो वहां पहुंचा ही था कि उसे अनुराधा कृतिका के साथ अपार्टमेंट के बाहर आती दिखाई दी। दोनों ने अपने हाथों में कुछ पटाखे लिए हुए थे। क्योंकि अनुराधा का इसी साल हार्ट ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उन पटाखों में तेज आवाज वाले कोई पटाखे नहीं थे। रॉकेट, चक्री, अनार जैसे कम आवाज वाले पटाखे दोनों माँ बेटी एक एक कर चलाने लगी। रॉकेट का आसमान में फूटना और चक्री का घूमते हुए इधर उधर भागना दोनों को ही सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था। पटाखों की रोशनी में उनके चेहरे पर आई मुस्कान बहुत प्यारी लग रही थी। अनुराधा सालों बाद कृतिका के साथ नया साल बिता रही थी। इस वजह से पटाखे जलाते हुए वो किसी बच्चे की तरह खुश होकर स्माइल कर रही थी। उस वक्त वो अपनी उम्र से काफी छोटी और प्रिटी लग रही थी। वीरेंद्र चाहकर भी खुद को अपने अतीत के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। वो अतीत जिसमें अनुराधा उसके साथ थी। उस दौरान उसने कभी भी उससे किसी भी चीज की डिमांड नहीं की थी। ना ही वो आस पड़ोस के लोगों को अच्छी जिंदगी जीते देख उनसे जेलस फील होती थी। मुश्किल से भरी जिंदगी होने के बावजूद भी उसने कभी वीरेंद्र को नीचा नहीं दिखाया। जब भी वीरेंद्र उससे कहता कि मैं तुम्हें खुशियों से भरी जिंदगी नहीं दे पाया, तो वो कहती थी कि तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। वो उसके लिए कोई छोटे से छोटा काम भी करता तो वो कहती थी कि वो बहुत प्यारा है और उसे उस पर गर्व है। पटाखों के खत्म हो जाने के बाद कृतिका अनुराधा का हाथ थामकर वापस अपने फ्लैट में चली गई। वीरेंद्र की नजर हर पल अनुराधा पर थी। वो उससे अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। कार का दरवाजा खोल वो अनुराधा के पीछे जाने ही वाला था कि उसे घर की नौकरानी का कॉल आ गया। सर सर, सौमिता मैम सुसाइड करने की धमकी दे रही हैं। 15 मिनट पहले जिस वक्त वीरेंद्र पटाखों की रोशनी के बीच मुस्कुराती अनुराधा को देख उसकी खूबसूरती में खो गया था, उस वक्त सौमिता राठौर भवन से बाहर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। सोनाली ने सौमिता की बाह को थामते हुए सवाल किया। मॉम, तुम कहाँ जा रही हो? उस अनुराधा के यहाँ और कहाँ? सौमिता बिफरते हुए बोली। वो नीच औरत इस उम्र में भी दूसरों के पति पर नजरें गड़ाए हुए है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मॉम, गुस्से में सोनाली ने सौमिता को पीछे खींचा। बस भी करो, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? तुमसे ऐसा कुछ सुनने की मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे डैड को वो नीच औरत सेड्यूस करने वाली है और तुम मेरी हेल्प करने की जगह मुझे ही ताने दे रही हो। जानती हो क्यों तुम्हारे डैड इन कुछ दिनों में मुझसे इतने चिढ़े हुए हैं? क्योंकि मैं बार बार उसे तुम्हारी हेल्प करने को कह रही हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए, और अब तुम मुझे ही ताना दे रही हो।
खुद के साथ गलत होता देख सौमिता फफक कर रो पड़ी, जबकि उससे रोने से परेशान होकर सोनाली ने अपना हाथ अपने माथे पर दे मारा। फिर वो बोली, मॉम, अगर सच में तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो जाओ और जाकर अपने बल पे जो तमाशा खड़ा कर सकती हो करो, बस मुझे इस सब में मत घसीटो। जो भी हमारे साथ पहले हुआ है, क्या तुमने उससे कुछ नहीं सीखा? पहले भी कई बार तुम मेरी हेल्प करने के चक्कर में कई तमाशे खड़े कर चुकी हो, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? यही ना कि कृतिका को मुझे और भी बदनाम करने का मौका मिल गया। कृतिका ने हाल फिलहाल में जो कुछ किया था, उससे सोनाली दिल ही दिल बहुत डरी हुई थी। अनुष्का का जो हाल उसने किया था, उसे देखकर तो कोई भी उससे डर सकता था। भले ही इस वक्त मैं जरा भी पॉपुलर नहीं, लेकिन हूं तो मैं अभी भी एक सेलिब्रिटी ही ना। अगर फिर से कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ तो उसकी खबर मीडिया वाले जंगल में लगी आग की तरह पूरे देश में फैला देंगे। मेरी इमेज वैसे ही बिगड़ी हुई है। तुम क्या चाहती हो कि ये और भी ज्यादा बिगड़ जाए? अगर अभी तुमने अनुराधा के साथ कोई भी बहस की तो लोग यही समझेंगे कि तुम मेरे लिए उससे झगड़ा करने गई थी। फिर वो तुम्हारे अतीत को खंगालेंगे। फिर आखिर तुम लोगों की दुश्मनी का कारण क्या है? और उस कारण को जान लेने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी भी कीमत पर इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाऊंगी? उससे झगड़ा करने का मतलब यही होगा जैसे तुम मुझे फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए कह रही हो। सोनाली की बात सुन फाइनली सौमिता कुछ हद तक नर्क पड़ गई, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानना चाह रही थी। तो मैं और क्या करूं? जो हो रहा है क्या वो मुझे यूं ही होते देना चाहिए? मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? मेरी छोड़ो, खुद को देखो। कैसे कृतिका ने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है, और तुम्हारा नाकारा बाप इस कदर नाकारा हो गया है कि उस अदनी सी लड़की को संभाल नहीं पा रहा। क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। सोनाली के खुद के साथ जो कुछ भी हुआ था, जितनी परेशानियों का सामना उसे कृतिका की वजह से करना पड़ा था, वो ये सब चुपचाप कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? बिल्कुल भी नहीं माँ, हम उन्हें यूं ही माफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनसे बदला लेने का काम भी हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमें लोगों की नजरों में आए बगैर उनके खिलाफ साजिश करनी होगी। हम उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर कर देंगे और उन्हें वो सारे दर्द सूद समेत लौटाएंगे जो उन्होंने हमें दिए हैं। लेकिन एकदम सामने से जाकर उनसे उलझना हमसे ज्यादा उन्हें फायदा पहुंचाएगा। साथ ही अगर तुम ऐसे ही डैड से झगड़ती रहोगी तो वो तुमसे हमेशा चिढ़े रहेंगे और तुमसे दूर भागते रहेंगे। क्या तुम भूल गई कि डैड को तुम्हारा साथ शुरू से इतना पसंद क्यों था? क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी हर चीज के लिए हमेशा उन पर डिपेंडेंट रहती थी और हमेशा उनसे एक्स्ट्रा प्यार और केयर के साथ पेश आती थी, जिससे कि उनका मेल ईगो सेटिस्फाई होता था। जबकि अनुराधा से दूर होने की उनकी वजह उस औरत का खुद को इस कदर केपेबल दिखाना था कि वो डैड के बिना भी अपनी जिंदगी आसानी से जी सकती है। सोनाली की तर्क संगत बातों को सुन फाइनली उबलते दूध की तरह गर्म सौमिता पूरी तरह शांत हो गई। मौका देखकर दरवाजे से बाहर जाने को तैयार सौमिता को थामकर सोनाली अंदर हॉल में ले आई। अभी उसने उसे सोफे पर बिठाया ही था कि सौमिता ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी डैड का उस जाहिल औरत के पास जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर तुरंत उन्हें कॉल करके वापस बुलाओ। और तुम्हें लगता है कि वो आ जाएंगे? देखा नहीं तुमने कैसे वो अनुराधा से मिलने के लिए बेताब था? सोनाली ने फिर अपना हाथ अपने माथे पर दे मारा। शुरू से अंत तक वीरेंद्र ने एक बार भी नहीं कहा था कि वो अनुराधा से मिलने के लिए जाने वाला है। सच तो ये था कि वो तीनों एक परिवार की तरह बैठकर शांति से डिनर कर रहे थे। वो तो सौमिता थी जिसका शिकायती मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। शायद शुरू में वीरेंद्र के मन में अनुराधा से मिलने का ख्याल एक बार भी नहीं आया था, लेकिन सौमिता के बार बार उसका नाम लेने पर सच में उसका दिल उससे मिलने का कर उठा होगा। हालांकि सोनाली अपनी माँ के शक करने की आदत से परेशान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी गुस्से और नफरत से भड़की हुई थी। वो अपने पिता को और अनुराधा को फिर से पिछली सारी बातों को भुलाकर कैसे एक होने दे सकती थी? साथ ही उनके एक होने से वो सारे के सारे हक फिर से कृतिका को मिल जाते जिसे उसने बड़ी ही मशक्कत से हासिल किया था। वो अपना हक उसे कैसे लेने दे सकती थी? मॉम, डैड को तुम्हारे रोने धोने या तमाशा खड़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर तुमने अपनी जान दे दी तो क्या तब भी डैड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सोनाली की बात सुनकर सौमिता के तो सिर के बाल ही खड़े हो गए। उसका बदन पल भर में पसीने से तरबतर हो गया। वो नफरत भरी निगाहों से सोनाली को घूरते हुए बोली, अगर मैंने अपनी जान दे दी तो तुम
तुम मुझे सुसाइड करने के लिए कह रही हो? सोनाली ने फिर से अपना हाथ अपने सिर पर पटक लिया। नहीं माँ, मैं तुम्हें सुसाइड करने के लिए नहीं कह रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हें हर्ट करने का ख्याल अपने दिमाग में कैसे ला सकती हूँ? मैं बस तुम्हें सुसाइड का ड्रामा करने को कह रही हूँ। सोनाली के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद कहीं जाकर सौमिता ने चैन की सांस ली। यही वो कारण था जिससे कि घर की नौकरानी से कहलवाकर वीरेंद्र को सौमिता की सुसाइड करने की धमकी भरी खबर फोन पर दी गई। हालांकि वीरेंद्र को भरोसा था कि सौमिता में ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं, लेकिन फिर भी उसने वापस घर आना ही ठीक समझा। आखिर देर रात घर तो उसे आना ही था। मैडम कहाँ है? घर के अंदर आते ही वीरेंद्र ने धीमी आवाज में घर की नौकरानी गायत्री से सवाल किया। वो बेडरूम में लेटी हुई है। वीरेंद्र का उतारा हुआ कोट हाथ में लेते हुए उसने जवाब दिया। बेडरूम के अंदर जाते हुए वीरेंद्र का चेहरा हर कदम के साथ काला पड़ता जा रहा था। अंदर उसी सौमिता के साथ उसके बगल में सोनाली भी दिखाई पड़ रही थी। उस वक्त सौमिता एकदम से कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी कलाई पर बैंडेज बंधी हुई थी, जिस पर हल्के खून के निशान भी थे। वीरेंद्र की भौहें सरप्राइज में ऊपर उठ गई। क्या सच में सौमिता ने खुद की जान लेने की कोशिश की? वीरेंद्र को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सौमिता में ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी है। अचानक से उसके दिल में एक अजीब सा तूफान उठ पड़ा। साथ ही दिल में वो थोड़ा घमंड से भरा हुआ भी महसूस करने लगा। उसे लगा कि सौमिता के लिए सच में सिर्फ और सिर्फ वो ही उसकी दुनिया है। वीरेंद्र को अंदर आते देख सौमिता ने बेड पर उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन सोनाली ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मॉम प्लीज लेटे रहिए, अभी हिलना डुलना आपके लिए ठीक नहीं। उसकी बात सुन वीरेंद्र तेज कदमों से चलकर आया और उसके बगल में बैठ गया। सोना ठीक कह रही है, अभी जरा सा भी हिलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, और इस तरह की बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उसके सवाल को सुनते ही सौमिता फूट फूट कर रोने लगी। उसके मगरमच्छ वाले आंसू किसी नदी की तरह बहते जा रहे थे। क्योंकि मैं डरती हूँ इस बात से कि कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। अपने कांपते हाथों से उसने वीरेंद्र की बाह को थाम लिया, जैसे उसने अपनी जिंदगी की डोर को थाम लिया हो। वीरेंद्र, मेरी जिंदगी बस तुमसे ही है, प्लीज मुझे दोबारा अकेले कभी मत छोड़ना। उसकी बातों ने वीरेंद्र के दिल को छू लिया था। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? मेरा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए मैं अपने पसंदीदा क्लब हाउस चला गया ताकि मेरा मन शांत हो सके। लेकिन न्यू ईयर ईव की छुट्टी होने के कारण क्लब हाउस बंद था। मैं वापस आ ही रहा था कि मुझे गायत्री का कॉल आ गया। उसने बताया कि तुम क्या कर बैठी हो। मैं बस बाहर जाकर थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था, बस। सौमिता ने शांति से सहमति में अपना सिर हिलाया। मैं समझती हूँ गलती मेरी है। बिना किसी कारण के मैंने तुम पर शक किया। वीरेंद्र, क्या तुम मुझे इस गलती के लिए माफ कर सकोगे? हाँ, क्यों नहीं? उसने सौमिता के कंधे पर हल्की थपकी देते हुए कहा। उसे यही लग रहा था कि सौमिता ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब वो उससे गुस्सा कैसे रह सकता था? अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी अनुराधा का नाम बिना किसी बात के मेंशन करने की? हम दोनों की शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी तुम्हें मुझ पर उसे लेकर शक है। मैं बस अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। तुम जानती हो ना कि इस साल मुझे बिजनेस में कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके बाद भी तुम बार बार उस अनुराधा का नाम ले लेकर मेरा दिमाग खराब कर रही थी। ऐसे में क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? इसी वजह से मैं बाहर चला गया। क्या क्या तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते हो? बिजनेस में तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज मुझसे शेयर किया करो। भले ही मैं बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझती और तुम्हारी कोई खास मदद भी नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने पर तुम्हारा दिल हल्का तो हो सकता है ना? सौमिता अपना डरा सहमा हुआ रूप वीरेंद्र को दिखाकर बोली। वीरेंद्र, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैं आगे से कभी भी अनुराधा का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी। फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो प्लीज उसे खुद तक रख कर अपने आप को तकलीफ मत दिया करो। वो सब मुझसे शेयर करना, प्लीज। ठीक है, वीरेंद्र मुस्कुराते हुए बोला। सौमिता को बिल्कुल इसी तरह रहना चाहिए था। बात फिर से वही हो गई। चूंकि सौमिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। मॉम, पापा को पहले कपड़े बदल लेने दीजिए। देखिए, वो आपके लिए कितना परेशान थे कि वापस आकर उन्होंने अपने कपड़े भी नहीं बदले और सीधा आपसे मिलने के लिए चले आए।
सोनाली ने काफी सोच समझकर वो बात कही थी। ड्रामा करने में तो वो सौमिता की भी माँ थी। सौमिता ने तुरंत वीरेंद्र की बात छोड़ दी, ऐसी जैसे उसे उसकी कितनी फिक्र है। फिर उसने कहा, वीरेंद्र मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? वीरेंद्र हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। मॉम डैड, उस वक्त आप दोनों ने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। मैं गायत्री से कहकर खाना गर्म करवाती हूँ। वीरेंद्र की सहमति मिलते ही सोनाली उनके बेडरूम से बाहर चली गई। वहां बस अब वो दोनों ही रह गए थे। जिस दौरान वीरेंद्र कपड़े बदल रहा था, उस दौरान सौम्यता की नजर एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। इस वजह से तुरंत ही वीरेंद्र और भी ज्यादा खुश हो गया। लेकिन न जाने क्यों जब वो सौम्यता का ख्याल रख रहा था, तब पटाखों की रोशनी के बीच अनुराधा का खुशियों से मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे याद आ गया, जिस वजह से उसका ध्यान सौम्यता पर से पूरी तरह से हट गया। इस दौरान अनुराधा और कृतिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सौम्यता उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी करने को तैयार हो रही है। अनुराधा को तो ये भी नहीं मालूम था कि उनका एक्स हस्बैंड फिर से उनके ख्यालों में खोकर उनके बारे में सोचने लगा है। पटाखे फोड़ने के बाद दोनों वापस जाकर टीवी पर चल रहे न्यू ईयर प्रोग्राम्स को देखने लगे। जब घड़ी में 12 बज गए तो कृतिका किचन में जाकर दोनों के लिए बनी हुई खीर ले आई। वो दोनों मानते थे कि नए साल की शुरुआत हमेशा कुछ मीठा खाकर शुरू करनी चाहिए, और घर में मीठे के रूप में खीर से बेहतर और कौन सी डिश बनाई जा सकती थी। खीर खाने के बाद वो फिर से बातें करते हुए प्रोग्राम देखने लगे। उनका इरादा शायद पूरी रात जागने का था। नए साल के दिन लाखों लोग पूरी रात जागकर पार्टी किया करते थे। हालांकि कृतिका और अनुराधा दोनों को ही पूरी रात जागना पसंद नहीं था, लेकिन वीरेंद्र से डिवोर्स लेने के बाद ये पहला मौका था जब दोनों माँ बेटी एक साथ नया साल सेलिब्रेट कर रहे थे। इसलिए उन्होंने तय किया था कि इस बार वे दोनों भी पूरी रात जागेंगे। ये बात उन्होंने कुछ दिन पहले ही डिसाइड कर ली थी। लेकिन देर रात 2:30 बजे आखिरकार उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वो और देर तक नहीं जाग सकते थे। आंखों के इशारे से दोनों ने आपस में सहमति जताई। फिर मुस्कुराते हुए दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी कृतिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बनी हुई थी। सालों बाद ये पहला मौका था जब वो नए साल के आने वाले सुबह से पहले चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सो पाई थी। सुबह हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था जब निखिल उनके घर आ गया। वो नए साल के दिन कृतिका से मिले बिना कैसे रह सकता था? अनुराधा बस अपनी थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर सोना चाहती थी। वो सुबह काफी जल्दी उठ गई, जबकि कृतिका देर तक सोती रही। चूंकि ये हॉलिडे का दिन था, इसलिए उन्होंने कृतिका को जल्दी उठाने की कोशिश नहीं की। वो चाहती थी कि उनकी बच्ची देर तक आराम से सोए। जब निखिल वहां आया तो अनुराधा ने उससे कहा, कृतिका अभी भी सोई हुई है, तुम रुको, मैं उसे जगा देती हूँ। कोई बात नहीं माँ, निखिल ने तुरंत उन्हें रोक दिया। उसे सोने दीजिए, मैं ही थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। 10 बज गए हैं निखिल, ये जल्दी कहाँ से हुआ? अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली। तुम बैठो, मैं चाय बनाने जा रही थी, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। कॉफी टेबल पर कुछ फ्रूट्स और बिस्किट्स रखे हुए हैं। कुछ भी खाने से शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? निखिल और शर्माना। अनुराधा को भले ही मालूम नहीं था, लेकिन कृतिका जानती थी कि वक्त बेवक्त वो कितना बेशर्म हो जाया करता था। ऐसा है माँ, तो फिर मैं कृतिका के कमरे में ही जाकर बैठता हूँ। अनुराधा आंटी एक पल के लिए चुप हो गई। सच में इसके अंदर शर्मो हया जैसी कोई चीज ही नहीं। अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए निखिल ने कहा, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मैं बस उसे देखना चाहता हूँ। उसके आसपास बैठकर उसे सोते हुए देखने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अनुराधा मन ही मन सोच उठी, दिन के समय में तुम और कर भी क्या सकते हो? वो पहले ही दिल में उन्हें उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की इजाजत दे चुकी थी। वैसे भी निखिल पहले भी 2 रात उनके घर में बता चुका था, और तब कृतिका और उसने बस नॉर्मल बातचीत ही तो की थी। इस वजह से अनुराधा को उन दोनों के बंद कमरे में एक साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके चेहरे पर न्यूट्रल एक्सप्रेशंस थे, ना किसी तरह की चिंता के और ना ही किसी तरह की खुशी के।